हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आज हम लोग जो कल होमवर्क दिया था मैंने कॉम्प्लेक्स की शीट में वो डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर B4 दिया था। इन्होंने कहा था इफ आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर दिस इक्वल टू 0 देन फाइंड मॉड जेड। क्लियर? तो देखो मैंने यहाँ क्या किया, +1 था उसको है ना, प्लस जेड स्क्वायर था उसको माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसमें के और इसमें से मेरे पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे। सो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। वहां से आपको जेड निकल जाएगा और इन्होंने मॉड जेड बोला है तो मॉड जेड भी वहां से आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, ये आसानी से आप लोग सोच सकते थे। इसके बाद C1 क्वेश्चन था इफ मॉड जेड -2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड जेड -1 देन प्रूव दैट मॉड जेड स्क्वायर 4/3 रियल जेड। है ना, तो अपन को प्रूव करना है मॉड जेड का स्क्वायर जो है 4/3 रियल जेड है। अलग अलग तरीके से प्रूव करना है। पहला बोल रहा है पोलर फॉर्म ऑफ द जेड। पोलर फॉर्म ऑफ द जेड मतलब जेड को मान लीजिए आप r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पोलर फॉर्म से प्रूव करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म, तो मैंने जेड को यहां पर रख दो आप। तो जेड को रख रहा हूं r cos r sin और उसका मॉडुलस ले रहा हूं, एक स्टेप छोड़ रहा हूं, वेर मॉड जेड इज r। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास मॉड लेना है और स्क्वायर कर दूं डायरेक्टली। ठीक, तो यहां जेड को रखने के बाद चलो कोई बात नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास r cos थीटा -2 का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर दैट इज ट्वाइस ऑफ। ठीक है, तो ये रखने के बाद मैंने उसका मॉड ले लिया है। अब दैट इज ट्वाइस ऑफ, यहां पर भी अपन ने लिया अंडर रूट ऑफ, अगेन ये आ जाएगा आपके पास कितना, r cos थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, r स्क्वायर cos स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर वो r स्क्वायर बच जाएगा और यहां से आपके पास बच जाएगा माइनस के 4r cos थीटा प्लस का 4 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r cos स्क्वायर r sin स्क्वायर, अगेन r स्क्वायर बच जाएगा और यहां से बच जाएगा माइनस का 2r cos थीटा और प्लस का 1। यहां तक क्लियर है पिक्चर सभी को? अब देखिए यहां पर 4 और ये आपका 4 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये r स्क्वायर और ये 4r स्क्वायर, तो मेरे पास बच जाएगा यहां से दैट इज 3r स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का 8r cos थीटा उधर जाके प्लस के 4r cos थीटा बच जाएगा दैट इज 4r cos थीटा। एक r से आपका एक r कैंसिल हो जाएगा, इस 3 को भी मैं नीचे ले आया तो ये मेरे पास बच गया r इक्वल टू 4/3 cos थीटा। अब हमें क्या प्रूव करना था वो देखते हैं। हमें प्रूव करना था मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड जेड स्क्वायर का मतलब हो गया r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 3r स्क्वायर ही था यहाँ पर। ठीक है ना, ये आपके पास ये बच गया r, तो यहां से मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल, इसको r स्क्वायर ही रख लो क्योंकि हमें ऑप्शन वैसा लाना है। दिस इज मॉड जेड स्क्वायर 4/3 टाइम्स ऑफ r cos थीटा क्या है, रियल जेड। तो ये पहले पार्ट से हमने इसको प्रूव कर दिया पोलर फॉर्म से। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसमें x प्लस आयोटा वाई, सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई, तो यहां पर बच जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां बच जाएगा 4/3x। सेम इसी तरह से अगर आप करोगे तो ये भी कर ही लोगे आप। अगला इन्होंने मॉडुलस कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी से, तो मॉडुलस कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी से कैसे प्रूव करोगे वो मैं आपको इधर दिखा रहा हूं, इसी का अगला पार्ट। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, सो z -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 ऑफ z -1 का स्क्वायर। क्लियर? अब अपन इसका प्रॉपर्टी लगा रहे हैं दैट इज z -2 इट इज z बार -2 4 टाइम्स ऑफ z -1 इंटू z बार -1। यहां तक क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करना है, z स्क्वायर z बार दैट इज मॉड z स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह यहां से आ जाएगा माइनस का 2z बार प्लस 4 दैट इज 4 टाइम्स ऑफ, यहां से भी आ जाएगा आपका मॉड z स्क्वायर माइनस z बार प्लस 1। ठीक है, अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये जेड स्क्वायर अपने पास बच जाएगा 3 मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4z बार उधर जाके अपने पास बच जाएगा ट्वाइस ऑफ जेड प्लस जेड बार और बाकी कैंसिल हो जाएगा और जेड प्लस जेड बार इज
2x, तो ये हो जाएगा 4x/3। सो मॉड z स्क्वायर इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ रियल z। क्लियर? चलिए, तो ये आपके दोनों तीनों पैटर्न से अपन ने इसको प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट C2 में इन्होंने कहा कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर मतलब इसका जो मॉडुलस है वो 1 है। बस फिर आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स में करवाए, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगा के आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 3, इन्होंने कहा कि दिस बिलोंग्स टू आर। इन्होंने कहा कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली रियल। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, इन दैट केस वी कैन से दिस इक्वल टू दिस बार, दिस इक्वल टू दिस बार। तो ये आपके पास हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। कॉन्जुगेट को अलग अलग कर लो, सब पर अलग अलग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से आपको मॉड जेड स्क्वायर मिलेगा। तो मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने पूछी थी, मॉड जेड पूछा है तो वहां से आपको मॉड जेड मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कुछ फैक्टर्स कर जाएंगे, बाकी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें C4 दिया था कि मॉड जेड प्लस मॉड डब्ल्यू इक्वल टू के एंड अल्फा इक्वल टू जेड माइनस डब्ल्यू बार के स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू बार, देन फाइंड रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो, इसको आप दो तरीके से कर सकते थे। ज्यादा बेटर तरीका ये है, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस अल्फा बार दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रियल अल्फा होता है। जेड प्लस जेड बार बराबर 2 रियल जेड। तो मुझे रियल अल्फा निकालना है तो मैं अल्फा प्लस अल्फा बार निकाल रहा हूं, ठीक है। तो अल्फा प्लस अल्फा बार, तो यहां से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज 2 रियल अल्फा दैट इज अल्फा विच इज जेड माइनस डब्ल्यू बार ओवर के स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू बार प्लस अल्फा बार, इसका बार, तो इसका बार लेंगे तो यहां जेड बार, ये आपके पास डब्ल्यू हो जाएगा, के स्क्वायर तो एक रियल है, यहां पर आपके पास हो जाएगा जेड बार डब्ल्यू हो जाएगा। अब इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है, वेयर मॉड जेड बराबर मॉड डब्ल्यू बराबर के, ठीक। तो इसको एलसीएम लेके मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पर, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास पार्ट बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब आपके पास हो जाएगा के स्क्वायर जेड, या सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से आगे, तो आगे सॉल्व कर लेना, आगे कुछ भी दम नहीं है। जहां पर आपके पास जेड इंटू जेड बार आए, जेड इंटू जेड बार की जगह के स्क्वायर लिख देना आप, है ना, दैट इज मॉड जेड स्क्वायर मॉड डब्ल्यू स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर। तो आई थिंक ये पूरा पार्ट कैंसिल होके 0 बच जाएगा। सो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 फाइनली, है ना। बस अब आपको एलसीएम लेना है और सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। तो इस पैटर्न से जल्दी निकल जाएगा ये क्वेश्चन। और तरीके लगाएंगे तो भी कर सकते हैं। इसको मान लो आप के ई की पावर आयोटा थीटा, इसको मान लो के ई की पावर आयोटा फाई मान लो, अल्फा मान लो, अल्फा तो दिया है, फाई मान लो, ठीक। चलिए, इसके बाद C6 देखिए सब लोग यहां पर, C6 इन्होंने कहा है मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं, मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर ये होता है आपके पास मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, ये होता है। और इन्होंने हमें दे रखा है मॉड Z1 प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। इसका मतलब दिस पार्ट विल बी 0। सो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन Z1 Z2 बार Z2 Z1 बार इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को उधर ले गया मैं, तो मेरे पास आ गया Z1 Z2 बार बराबर माइनस ऑफ Z2 Z1 बार, ठीक है। इस अब फॉर्मेट मुझे क्या लाना है, किसको प्रूव करना है वो आप देख लो यहाँ पर। तो मुझे प्रूव करना है Z1 अपॉन Z2, ठीक है। तो Z2 को नीचे ले आओ, तो Z1 अपॉन Z2 बराबर माइनस ऑफ Z1 अपॉन Z2 का बार। इफ Z इक्वल टू माइनस Z बार then complex number is purely imaginary, so hence proved. Clear? चलिए लास्ट पार्ट C7 पहले मैं ये क्लास नोट्स में इस तरह के क्वेश्चन खूब कराए, आसान है। सेकंड पार्ट भी इसका आसान है, पूरे का एक साथ आर्ग्यूमेंट ले लो। नाउ यूज प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्लियर? चलिए, तो ये एक्सरसाइज 1 के अपन ने डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,
इसके बाद एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में B6 दिया था, क्लियर। B6 में Z1 Z2 Z3 दिया है और इनके मॉडुलस से रिलेटेड बात हो रही है। तो मैं Z1 को बता रहा हूं मॉड Z1, तो इसका पूरा मॉड ले लो, तो जो 1/6 पावर है ऊपर चली जाएगी। नाउ इसका मॉडुलस दैट इज √2, नीचे वाले का मॉडुलस दैट इज √4 मतलब 2। इस तरह Z1 का मॉडुलस निकल गया, Z2 का Z3 का निकल जाएगा। नाउ गो बाई ऑप्शन, ठीक है। चलिए B6 के बाद आपको C1 से C4 दिया गया था। C1 था Z³ बराबर Z बार, सेम ऐसा क्वेश्चन क्लास नोट्स में है। C2 में दोनों तरफ मॉड ले लो। C3 एक अच्छा क्वेश्चन था, अपन को रिलेशन दे रखा है 3/this 4/this 5/this इक्वल टू K। तो मैंने पहले इसको पकड़ लिया, तो मॉड Z1 माइनस Z2 की वैल्यू आ गई 5/K। दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, क्लियर। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से मॉड Z² इज Z इंटू Z बार दैट इज 25/K²। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे 25/this, तो इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो 25/Z1 माइनस Z2 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली इससे Z3 माइनस Z1 की, इससे Z2 माइनस Z3 की वैल्यू मिल जाएगी। आगे आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। C3 के बाद C4 a प्लस आयोटा b की पावर 5 दे रखा है और हमसे क्वेश्चन पूछा था इन्होंने दैट इज b प्लस आयोटा है। तो मैंने पहले इसमें से आयोटा कॉमन ले लिया, फिर माइनस बच गया तो मैंने फिर दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया। नाउ इस आयोटा को डिवाइड कर दो, दैट इज द आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद C6 इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत आए हैं, C6 टाइप के, ठीक है। Z1 मॉड Z1 बराबर 2 मॉड Z2 और ये रिलेशन दे रखा है मॉड और आर्ग्यूमेंट में। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो, तो मैंने Z2 को मान लिया r e की पावर आयोटा थीटा, तो Z1 आ गया, Z1 का मॉड इसका ट्वाइस है, सो 2r, और Z1 का आर्ग्यूमेंट 3π/2 माइनस इसका आर्ग्यूमेंट है। नाउ Z1 आ गया, Z2 आ गया। ऑप्शंस में क्या क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट C7 मॉड Z बराबर 1 दे रखा है, तो मैंने Z को मान लिया r e की पावर आयोटा थीटा। मॉड Z1 है मतलब r1 है, तो लेट Z बराबर दिस अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन Z अपॉन Z बार अपॉन Z, कॉस साइन ऊपर जाके कॉस साइन ट्वाइस ऑफ कॉस, ये भी साइन कट जाएगा। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से इसके टोटल सॉल्यूशंस निकाल लो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अंदर, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए तो ये एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का डिस्कशन अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर। सेम इस वेराइटी का क्वेश्चन क्लास नोट्स में किया है, वरना एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में भी आपका क्वेश्चन नंबर 9 वैसा ही है ना, तो वहां मैं डिस्कस करा रहा हूं, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन 6 से 9 आपको दिया गया था। तो क्वेश्चन 6 देखिए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पहला मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है दैट इज x1 प्लस आयोटा y1, इसी तरह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है दैट इज x2 प्लस आयोटा y2, इसी तरह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है दैट इज x3 प्लस आयोटा y3। ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है x2, ठीक है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका मतलब ये जो x1 y1 है ये 2 रेडियस के सर्कल पर लाई कर रहा है, इसी तरह x2 y2 भी 2 रेडियस के सर्कल पर लाई कर रहा है, इसी तरह x3 y3 भी 2 रेडियस के सर्कल पर लाई कर रहा है। इट मीन्स हम लोग 6th वाले क्वेश्चन में कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट है ये 2 रेडियस के सर्कल पर लाई कर रहे हैं। यहां कहीं इसको Z1 मान लिया, यहां कहीं मैंने इसको Z2 मान लिया, यहां कहीं मैंने इसको Z3 मान लिया, है ना, तीनों। अब इन्होंने कहा है कि अपन से x1 माइनस x2 का स्क्वायर और उधर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसका मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर वो पूछ रहा है। इसी तरह इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर वो पूछ रहा है, इसी तरह इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर वो पूछ रहा है, और इन सब का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये किसी सर्कल पर 3 पॉइंट्स है और इन तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंसेज मतलब इनका पेरीमीटर्स के स्क्वायर्स का सम पूछ रहा है मैक्सिमम। और हम जानते हैं ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्लियर। इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमें इसकी साइड निकालनी है, उसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि इस
2 रेडियस के सर्कल में इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड निकालनी है, दिस इज 2, तो ये एंगल आपका 30 हो जाएगा। और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो मैंने यहां पर cos 30 लगा दिया, दैट इज x अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई √3, तो साइड की वैल्यू आ गई आपके पास टोटल, x यहां तक था, टोटल 2√3, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 12 प्लस 12 प्लस 12, दैट इज 36। क्लियर? चल, तो ये ठीक क्वेश्चन था, ज्योमेट्रिकल था। वैसे ये चीज अपन डिटेल से आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन दे दिया था तो आप उसको नोट कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन देखो, z इज सेटिस्फाइंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z पूछा है, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए कर लिया, लेट z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा मान लिया, ठीक है। और सब जगह पर रख दिया मॉड z स्क्वायर, इस z का मॉड क्या है r, सो इट इज r स्क्वायर प्लस 4 अपॉन मॉड z स्क्वायर, दैट इज 4 बाई r स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ r cos r e की पावर आयोटा थीटा अपॉन r e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ये r से r कट के e की पावर आयोटा 2 थीटा हो जाएगा। इसी तरह अगले वाले में r कट जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा 2 थीटा हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 16। ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, आर स्क्वायर अपॉन 4 बाई आर स्क्वायर cos 2 sin 2, cos 2 माइनस साइन 2, तो 2 टाइम्स ऑफ, तो 4 टाइम्स हो गया, इसको मैं उधर ले गया, तो 16 प्लस 4 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा हो गया। क्लियर? अब चाहो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप प्लस 4 कर दो दोनों तरफ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया r प्लस 2 बाई आर का होल स्क्वायर, और ये चीज मेरे पास बन गई, दैट इज 20 प्लस 4 cos 2 थीटा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब अपन को मॉड जेड का इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, ठीक है। तो चाहो तो आप स्क्वायर रूट ले लो इसका, तो ये स्क्वायर रूट आपके पास ये आ गया। अब r प्लस 2 बाई आर मैक्सिमम, मॉड r चाहिए अपन को, है ना, मॉड जेड चाहिए, मतलब r मैक्सिमम। तो ये चीज मैक्सिमम कब होगी? जब ये मैक्सिमम है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पकड़ लो, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जब ये 1 हो जाए, दैट इज √24, तो r प्लस 2 बाई आर दैट इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम कब होगा? जब √24। अब r की मैक्स वैल्यू चाहिए, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो r स्क्वायर माइनस √24 को चाहो तो आप 2√6r एलसीएम ले लिया, प्लस 2 इक्वल टू 0, तो r अपने पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2√6 प्लस और माइनस इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 8, दैट इज 16, दैट इज 4 अपॉन 2, सो r मैक्सिमम इज √6 प्लस 2, दिस इज r मैक्सिमम, ठीक है। और √6 की वैल्यू अपन को दे रखी होगी शायद, वरना अप्रोक्स ले √6 दे रखा है 2.45, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 4.45। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं, ये समझ गया सब लोग? चलिए 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, और ये सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है, उसकी वैल्यू लैम्डा निकालनी है। तो एक इंफॉर्मेशन अपन को दे रखी है इन्होंने, z1 क्यूब माइनस 3 z1 z2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 दे रखा है। इसी तरह एक इंफॉर्मेशन दे रखी है z2 क्यूब, है ना, 3z2 z1 स्क्वायर ऐसे दे रखा है, तो 3z2 z1 स्क्वायर माइनस z2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 11 दे रखा है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इस बेसिस पर हमसे इन्होंने z1 का स्क्वायर प्लस z2 के स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी।
अब एक तरीका तो यही है कि Z1 को x1 प्लस आयोटा y1 मानो, Z2 को x2 आयोटा y2 मान के रिलेशंस निकालो। आफ्टर दैट आपको Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर की वैल्यू वहां से निकल जाएगी, बट बहुत लेंथी जाएगा। दूसरा यूलर्स फॉर्म में मान सकते हैं R1 e की पावर आयोटा थीटा 1, R2 e की पावर आयोटा थीटा 2, उससे भी ये थोड़ा लेंथी जाएगा। तीसरा मेथड देखो, इसमें अगर मैं इक्वेशन 1 में आयोटा टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 करके ऐड कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा, दैट इज Z1 क्यूब माइनस 3Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ आयोटा Z2 Z1 स्क्वायर, ठीक है ना, ऐड कर रहा हूं, माइनस का आयोटा Z2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 11 आयोटा। समझना बात को सब लोग। तो उससे ये जो चीज है ये आपके पास Z1 प्लस आयोटा Z2 का होल क्यूब बन जाएगा। मेन कंसेप्ट ये था। इसी तरह अगर आप इक्वेशन 1 में आयोटा टाइम्स करके इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से आपके पास Z1 माइनस आयोटा Z2 का होल क्यूब बन जाएगा। ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में, स्टार लगा लेना इस पर, ठीक है। अब मैंने अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस एक्स माइनस दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो इधर से आ जाएगा आपके पास Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर का होल क्यूब, और इधर आ जाएगा a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, तो 4 प्लस 121, तो ये 125 आ गया। सो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू 5 आ गया आपके पास। सो लैम्डा इक्वल टू 5। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो ये अगर आप सोच पाते तो तुरंत क्वेश्चन आपका बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अगेन ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कंसेप्ट समझ लीजिए इसका, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार करवा चुका हूं वैसे तो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो, तो यहां पर किसी एक को मान लो आप, वैल्यू ऑफ दिस पूछा है, तो लेट Z को मान लो R e की पावर आयोटा थीटा, तो W क्या हो जाएगा कि मॉड, जब मॉड W क्या है 1 अपॉन मॉड Z, इट मीन्स 1 अपॉन R इंटू ई की पावर आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ W क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस पाई बाई 2, दैट इज थीटा माइनस पाई बाई 2। तो दोनों R और थीटा के टर्म्स में आ गए। अब इन्होंने कहा था आयोटा Z बार W, जो भी पूछा था, अब आप इनको काम में लेके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये जो आपको होमवर्क शीट में दिया था वो मैंने आज डिस्कस करवाया है, ठीक है। आगे अपन थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, तो हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और कंजुगेट पढ़े थे, उसमें हमने आर्ग्यूमेंट में एक लोकस वाले प्रॉपर्टी आपको समझाई थी। क्लियर? कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z नॉट इक्वल टू थीटा, तो वो एक रे होती है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अब यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लॉट द फॉलोइंग रीजन, तो पहला क्वेश्चन है, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल टू पाई बाई 3 देन प्लॉट द रीजन, प्लॉट द लोकस ऑफ इन दैट सिचुएशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, अब इन्होंने कहा Z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 3 है। तो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं जिनका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 3 रहेगा? इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो यहां पर एक लोकस बनेगा, और वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन, कि यहां पर मैंने ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट किया, बोले तो कॉम्प्लेक्स प्लेन अपन ने यहां पर प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका जो आर्ग्यूमेंट है वो आपका पाई बाई 3 है, ठीक है, 60 डिग्री। तो यहां से 60 डिग्री पर ये एक ओपन सर्कल बनता है, देन ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट 60 आ जाएगा, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट 60 आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से लेके यहां तक ये आपका पाई बाई 3 मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका आर्ग्यूमेंट जो है 60 डिग्री है। तो लोकस जो है इसका एक रे आ जाएगा, ठीक है। ओपन रे मतलब यहां पर ओपन सर्कल आएगा, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का आर्ग्यूमेंट 60 नहीं है। क्यों? 0,0 ओरिजिन का आर्ग्यूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक रे आ जाएगी, सीधी लाइन है ये समझाने के लिए मैंने इसमें जिगजैग टाइप किया था, एंड सो ऑन। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड इन्होंने कहा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस
1 माइनस आयोटा इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, अब जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो मैंने इसमें समझाया था आपको, सेकंड क्वेश्चन को समझना सब लोग। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इसको उस फॉर्मेट में सजाना होगा जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, तो जेड माइनस जेड नॉट मतलब माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहां से, तो ये मेरे पास बच गया 1 प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, तो ये जेड माइनस यहां पर लाना पड़ेगा, शिफ्टिंग समझाया था आपको। तो ये पॉइंट अब आपका 1,1 है, ऐसा नहीं कि आप -1,-1 ले लो। ठीक है, तो जेड माइनस जेड नॉट की वजह से ये चीज हमने अपने पास आ जाएगी जेड माइनस 1 प्लस आयोटा। इसका मतलब अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ठीक है, ये अपन ने कॉम्प्लेक्स प्लान बना दिया। अब जेड माइनस जेड नॉट मतलब जेड ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 1,1 से और जेड के बीच में। ठीक है, तो 1,1 से एक रे स्टार्ट हो रही है, कितने एंगल पर? पाई बाई 4 एंगल पर। तो 1,1 यहां कहीं अपन ने प्लॉट कर दिया, ये दिस पॉइंट इज 1,1। ठीक है, नाउ आर्ग्यूमेंट इज पाई बाई 4, तो जैसे अपन नहीं लिखते x माइनस x1, तो ये वही चीज है। तो यहां से जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है आपका पाई बाई 4, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा एंड दिस एंगल इज एक्चुअली पाई बाई 4। ये वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जिनका इस पॉइंट से जो एंगल है वो पाई बाई 4 है। ठीक है, यहां पर अगेन ओपन आ जाएगा क्योंकि इस पॉइंट के साथ इसी पॉइंट का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4 नहीं है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन विल बी दिस। तो ये एक रे आ जाएगी यहां से, सो लोकस इज रे। अब यहां पर एक बात सुनो, कभी मान लो आपको लोकस ही निकालने को बोले कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इट इज स्ट्रेट लाइन। क्लियर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका लोकस निकालो, ठीक है, तो इसका लोकस निकालने का एक तरीका है, स्लोप हमें मालूम है, एंगल स्लोप एंगल 60 डिग्री हो गया और पॉइंट आपका 0,0 हो गया, तो लोकस आ जाएगा y इक्वल टू tan 60x। ये कैसे निकलेगा? 2 पॉइंट फॉर्म से, एक पॉइंट इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन है जिसका एंगल आपका पाई बाई 4 है, तो ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू tan पाई बाई 4 दैट इज 1, इट इज x माइनस x1। ठीक है, फॉर्मेट फिर जैसा दे रखा हो वैसा आप सजा सकते हैं इसमें, तो लाइन आ जाएगी y इक्वल टू x। बट रिमेंबर, क्या रिमेंबर है कि देखो यहां पर कंडीशन है आपके पास कि ये पूरी लाइन नहीं है, जबकि इक्वेशन में तो पूरी लाइन आएगी। तो अगर लोकस के बारे में बोले तो हो सकता है वो ऑप्शंस में उन्होंने पूरी लाइन लिख रखा हो। ठीक है, वरना यहां पर x पर कंडीशन आएगी x इज ग्रेटर देन 0, यहां पर कंडीशन आएगी x इज ग्रेटर देन 1। x पर लिख दो या y पर लिख दो, क्योंकि लोकस तो एक लाइन आ रहा है बट कंडीशनल है, बिकॉज इट इज नॉट द पूरी लाइन, ये आपका एक रे है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आपको लोकस का फॉर्मेट ये मिल सकता है। प्लॉटिंग की जरूरत पड़े तो हमने प्लॉट कर दिया है। मान लो आप भूल जाएं तो इसका फिर एक तरीका ये है, लास्ट हथियार जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर कभी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जैसे कि इस क्वेश्चन में बता रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने मान लिया लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और वहां पर रख दो। अब इन्होंने कहा है आपसे क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई 3, इट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है आपका? tan इनवर्स y बाई एक्स दैट इज पाई बाई 3। क्लियर, अब उसमें थोड़ा कंडीशन होता है क्योंकि क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, पॉइंट कहां है, या तो जनरल पॉइंट है आपका, तो हमने इन जनरल इसको tan इनवर्स y बाई एक्स लिख दिया। अब देखो tan इनवर्स y बाई एक्स के बाद tan को अपन उधर ले गए तो y बाई एक्स इक्वल टू हो गया आपका tan पाई बाई 3, और tan पाई बाई 3 दैट इज √3, तो यहां से आ गया y इक्वल टू √3x। तो ये अपने पास इस तरह से आ गया। तो या तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्मेट से लिख लो, या फिर आप इस तरह से जेड को x प्लस आयोटा वाई कंसिडर करके पूरा काम इस तरह से कर सकते हो। जैसा कि पुराने क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब भी कभी इस तरह लोकस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आए तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दो आप। ठीक है, इसी तरह इन क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हो। यहां पर हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, तो y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा ये, तो ये भी चीज वापस से वही आ जाएगी कैलकुलेशन करने के बाद। क्लियर है? चलिए, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया,
थर्ड देखो अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, अब तो मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा आपको, इस भी फिर भी इसका अपन प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है। बस मेन चीज आपको यही याद रखनी है इसमें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट फॉर्मेट में लाना है इसको, ठीक है। तो यहां से अपन ने इसको फॉर्मेट में लाए तो -1 प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू π/6, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है। अब आपके पास यहां पर सिचुएशन हो गई, पॉइंट x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1 है, तो यहां कहीं आपका -1, 1 आएगा और एंगल π/6 है, तो ये यहां से π/6 एंगल पर, so these are the z which satisfied this given relation, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, तो ये थर्ड हो जाएगा। अच्छा एक बात और याद रखना, यहाँ पर ने सारे एंगल प्लस लिए, चाहे तो अगर मैं इसी को माइनस लूं तो यहां से π/, मतलब नेगेटिव साइड में एंगल लेना है, तो नीचे इस तरह से इसकी रे नीचे आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब ये लेस देन ग्रेटर देन की सिचुएशन यहां पर अपन को मिलेगी। चलिए तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, अब इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, अगेन इसको उसी सिचुएशन में लाना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड -1 प्लस आयोटा इज ग्रेटर इक्वल देन π/3, क्लियर। अब ग्रेटर इक्वल देन π/3 आ रहा है यहां पर, तो समझो यहां पर अगेन 1,1 पॉइंट है। ये कह रहे हैं कि जेड ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका इस पॉइंट के साथ आर्ग्यूमेंट π/3 या उससे ग्रेटर है। इसका मतलब इसका जो लोकस आएगा ये π/3 वाले, हो सकता है 60 हो, 70 हो, 80 हो, तो कहां तक जा सकता है ये 180 तक जा सकता है। सो लोकस इज द रीजन, ये वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका आर्ग्यूमेंट π/3 या उससे ज्यादा है, कहां तक जाएगा, लास्ट पाई तक जा सकता है। सो दिस इज द रीजन विच सेटिस्फाइड दिस पार्ट, इट इज π/3। तो इसमें एक आपका एक पोर्शन आ जाएगा और इसी पोर्शन का वो एरिया वगैरह पूछ सकता है या आगे कंडीशंस पूछ सकता है, क्लियर। फिलहाल तो पूछेगा नहीं क्योंकि बाउंडेड नहीं है, तो उसको बाउंड करवा के कहीं ना कहीं किसी न किसी लैंग्वेज में एरिया पूछ सकता है। तो ये आपका पॉइंट हो गया 1,1, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब इसी में क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड +1 माइनस आयोटा लेस देन इक्वल टू π/6, ठीक है। तो यही वाले एग्जांपल, जैसे ये था इसको अपन ने ग्रेटर कर दिया, इसी में ये, तो पहले आपको फिफ्थ क्वेश्चन में इसको उसी फॉर्मेट में सजाना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड -1 प्लस आयोटा एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू π/6, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू π/6 वाली सिचुएशन अपन को दी है। तो अब ये प्लॉटिंग कर रहे हैं अपन लोग, तो ये पॉइंट हो गया आपका -1,1। अब यहां से जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो π/6 या उससे लेस देन है, तो यहां कहीं π/6 वाला पॉइंट आ गया, क्लियर। दिस एंगल इज π/6। अब लेस देन है तो लेस देन में ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन यहां तक, ऐसा ही लग रहा है आपको, नहीं। लेस देन है तो ये नेगेटिव में भी जाएगा, दिस इज द पोर्शन विच सेटिस्फाइड, कहां तक जाएगा ये, पाई तक, बोले तो -π तक, और इस पर आपका ये ओपन सर्कल बनेगा, है ना। इसको डॉटेड लाइन बना दो, क्यों, क्योंकि जो अपन जानते हैं आर्ग्यूमेंट होता है वो -π ओपन टू π क्लोज होता है। सो दीज आर द पॉइंट्स, जस्ट इसके बाद से लेके ये सारे वो पॉइंट्स है, ये सारे वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, क्लियर। तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी सभी को। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, यहां पर मॉड लगा दिया है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, सेम इस टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, 2005 में आया था आई थिंक, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, उसमें डायग्राम दे रखा था और ऑप्शंस पूछे थे कि कौन सा ऑप्शन किस वाले ऑप्शन उसको मैच कर रहा है, जो डायग्राम दिया था, ठीक है। तो मॉड ऑफ दिस लेस देन π/4, तो ये जो मॉड है ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये जो मॉड है ये मॉडुलस फंक्शन वाला मॉड है। कैसे पता करेंगे, कि समझ में आ ही रहा है कि मॉड ऑफ दिस लेस देन, मतलब इस चीज का जो मॉड है वो π/4 से लेस देन है। इट मींस वी कैन से कि ये कहना चाह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस, अच्छा देखो मैंने इसमें आयोटा को आगे लिख दिया है, तो आप इसका मतलब एक्स को 1 नहीं, यहां पर आएगा आपका 2 प्लस आयोटा लेस देन π/4 एंड ग्रेटर देन -π/4।
तो ये सिचुएशन था, मॉड हट गया, मॉड एक्स लेस देन है, मतलब एक्स लाइज फ्रॉम माइनस ए टू ए। अब हमें इसको प्लॉट करना है, तो ये पॉइंट आपको दे रखा है 2,1, ठीक है। तो 2,1 से अपन को आर्ग्यूमेंट यहां पर बनाना है। तो ये आपका 6th पार्ट यहां प्लॉट कर रहा हूं मैं। चलिए, तो पॉइंट हमारा हो गया 2,1, तो रफली 2,1 यहां पर पॉइंट ले लिया अपन ने। अब जेड ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट π/4 से -π/4 के बीच में है, क्लियर। और ओपन सर्कल लगेगा बिकॉज यहां पर ओनली लेस देन आ रहा है, ओनली ग्रेटर देन आ रहा है। तो ये आपका इस वाली लाइन पर तो ओपन आ जाएगी और बाकी सारे वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से आ जाएंगे। तो ये वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका 2,1 से जो आर्ग्यूमेंट है वो -π/4 से π/4 के बीच में। अब इसी में ये कोई लाइन बनवा के क्लोज करवा के ट्राइंगल का एरिया पूछ सकता है और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, क्लियर। तो ये है प्लॉटिंग इन द सेंस आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये आपको मेरे हिसाब से सारा कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा इक्वल टू π/2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू π/4। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने। हम जानते हैं ये एक रे होती है, ये भी एक रे होती है, तो एक तरीके से क्वेश्चन है दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, क्लियर। बट ध्यान देना ये दो लाइन नहीं है, इसलिए एक बार आपको हल्का सा प्लॉट करके देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें अपन लोग क्या कर सकते हैं, ये मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया क्योंकि पहले देख लेते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर सकती है या नहीं। अगर यस लगेगा तो फिर कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये कह रहा है कि z माइनस आयोटा, तो पॉइंट हो गया 0,1, यहां कहीं पॉइंट हो गया आपका दैट इज 0,1। एंगल इज π/2, तो यहां से आपका एंगल जो है वो π/2। सो दिस इज द लोकस ऑफ फर्स्ट केस, ये वाले, ठीक है। सेकंड केस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, तो 2,3 पॉइंट हो जाएगा, लगभग पॉइंट यहां पर हो गया दैट इज 2,3, क्लियर। और इन्होंने कहा कि एंगल जो है π/4 है, तो यहां से आपका π/4 पर ये वाले लोकस आएंगे। तो ये वो z है जिनका एंगल इसके साथ π/4 है। तो अब समझो यहां पर कंडीशन सब लोग, तो ये तो इधर जा रही है रे, ये जा रही है इधर, तो क्या कभी दोनों इंटरसेक्ट कर पाएंगे? नहीं, दोनों लोकस इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। यही अगर हम लोग बाई चांस लाइन लिख लेते तो ये लाइन आगे इधर पीछे बढ़ जाती, ये पीछे बढ़ जाती, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता, क्लियर। तो अगर आप उस मेथड से कर रहे हैं x प्लस आयोटा y, तो कंडीशन का ध्यान रखना वहां पर, क्लियर, कि x पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 2 से बड़ा है, कैसा है, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस क्वेश्चन में दोनों का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा बिकॉज दीज आर रेज, एक एंड इनका क्लोज होता है, इसलिए पीछे बढ़ाने पर जरूर इंटरसेक्ट कर रही है, बट ये लोकस तो इधर ही आएगा, लोकस तो इधर ही आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाले को देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व। तीनों से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो ये 3 लाइन हो गई एक तरीके से, तो समझ में आएगी आपको कि एक ट्राइंगल बनेगा और उस ट्राइंगल का एरिया में फाइंड करना है। तो कैसे क्या ट्राइंगल बन रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला कह रहा है आर्ग्यूमेंट z इज π/3 60 डिग्री, तो यहां से आपके पास ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z π/3, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज 2π/3, तो यहां से आपका एक 2π/3 लगभग इधर आएगा, ठीक है। एक कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2√3, ठीक है। तो 2-2√3 पॉइंट जो है ये आपका π/3 एंगल है, ठीक है। और इधर से आपका ये 2π/3 एंगल है। बाई चांस दिस पॉइंट 2,2√3, ठीक है, ये इसी लाइन पर कहीं लाई करेगा। ये पॉइंट हो गया 2,2√3। कैसे? इसका स्लोप निकालो, दैट इज इक्वल टू 2√3/2 दैट इज √3। तो यहां से जो एंगल है वो आपका पाई है, तो यहां से जो एंगल है एक तरीके से पाई है, तो ये वाली रे है इसके साथ। तो तीनों से बाउंडेड, वैसे तो यहाँ ओपन 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 आएंगे, बट जो कर्व की बात कर रहा है तो वो एक ट्राइंगल बन जाएगा। सो दिस इज द एरिया जो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे अपन,
तो ये पॉइंट हमें मिल गया, ये पॉइंट आपका 0,0 हो जाएगा, इधर वाला पॉइंट निकाल लो, क्लियर। या फिर ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है, उसके हिसाब से भी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इधर वाला पॉइंट आपके पास ये एंगल और इधर वाला पॉइंट आ जाएगा -2,2√3। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आ जाएगा हाफ इंटू, इसको बेस ले लो और इसको हाइट ले लो, तो बेस टोटल 4 हो गया और हाइट इसकी 2√3 हो गई। सो टोटल एरिया इज 4√3, क्लियर। तो इतना 4√3 स्क्वायर यूनिट हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक के अंदर आर्ग्यूमेंट में, जो क्योंकि लोकस वाली सिचुएशन है तो उसमें ऐसे केसेस बन सकते हैं, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए तब तक इसको। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ज्योमेट्रिकल सेंस में मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी है, क्लियर। तो जैसे मैं आपसे कहूं इफ मॉड जेड इक्वल टू 2 लिख रखा है, जैसे मैंने मान लो, समझना है ना, प्रॉपर्टी बाद में लिखा रहा हूं, पहले यहां पर समझो। जैसे मैंने कहा मॉड जेड इक्वल टू 2, क्लियर। तो मतलब जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 2 है, मतलब जिसका मॉडुलस का मतलब क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है, तो मैंने कहा यार इसको प्लॉट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो मॉड जेड इक्वल टू 2 है, तो इसको प्लॉट करो, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये सब हो सकता है। इन दैट केस लोकस ऑफ जेड इज ए सर्कल। क्यों? ये सारे वो पॉइंट है जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 2 है। इट मींस जैसे वहां लाइन थी आर्ग्यूमेंट में, ऐसे मॉडुलस में जो लोकस आता है वो है आपका एक सर्कल आ जाता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इफ मॉड जेड इक्वल टू आर लिखा हुआ है, वेयर आर इज ग्रेटर देन 0, then locus of Z is a circle having center 0,0 and radius that is equal to r। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अगर इसको रफली प्लॉट करो तो ये आपके पास वो Z है जिसका सेंटर 0,0 है और ये रेडियस इसकी r है। तो ये इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे इस सेंस में, ठीक है ना। समझ में आ गया ये केस, ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल से मैंने समझाया, ये एक इसका जनरल केस हो गया। इसी में सेकंड जनरल केस देखो, इफ मॉड जेड माइनस जेड नॉट आर, ये आपको ही समझ में आ गया होगा। अगेन जेड माइनस जेड नॉट लिखा है, वेयर आर इज ग्रेटर देन 0, देन लोकस ऑफ जेड इज ए सर्कल, ठीक है। ये मिटा दे, तो जस्ट एग्जांपल दिया था। लोकस ऑफ जेड इज ए सर्कल हैविंग सेंटर, तो अब सेंटर कहां पर आ जाएगा, ठीक है, दोनों डायग्राम बाद में बना लेंगे अपन। तो उसका सेंटर आ जाएगा हैविंग सेंटर एट जेड नॉट एंड रेडियस इज आर, क्लियर। बस ये शिफ्टिंग हो गया है, तो यहां भी जेड नॉट है, वो दैट इज ओरिजिन 0,0, ठीक है। अब दोनों का डायग्राम आप बना लीजिए। पहले वाले सेंस में आपका ये वो जेड है, ओरिजिन के केस में बात चल रही है, दैट इज 0,0 और रेडियस आर है, ये फर्स्ट वाले का डायग्राम। सेकंड वाले में जेड नॉट जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पहुंच जाएगा, दिस इज द जेड नॉट, और ये वो पॉइंट जेड है, दैट इज आर। समझ में आ गया, ये सेकंड वाले का सिचुएशन बन गया, क्लियर है। तो ये यहां पर भी ज्योमेट्रिकली लोकस के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मॉड जेड इक्वल टू आर या मॉड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, और सेंटर आपको और रेडियस आपको यहां से मिल जाएगी। अब देखो जैसे इसमें मान लो क्वेश्चन बनाए अपन प्लॉटिंग के, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मान लो मैं ले रहा हूं, प्लॉट मॉड जेड इक्वल टू 2, अब यहां पर ले लेते हैं इसको, ठीक। इसको प्लॉट करना है अपन को, तो ये सभी ने अभी प्लॉट किया ही था। तो दिस इज द जेड जिसका रेडियस कितना है, 2, क्लियर। अब इसी में मैं शिफ्टिंग कर दूं, जैसे मान लो मैंने कहा, अच्छा इसी में चलो एक एग्जांपल और लेते हैं सिंपल सा, मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये क्या आएगा, ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर विच लाइज ऑन और इनसाइड द सर्कल हैविंग सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज 2। तो अगर इसको प्लॉट करें तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और ये जो है आपके पास ये वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें एक पोर्शन आ जाएगा, एक रीजन आ जाएगा, क्लियर। दिस इज मैक्सिमम 2, तो जेड ये भी है प्लस ऑल इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल वो भी जेड है, क्लियर। चलिए अब एक जेई में क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको यहां पर ले रहा हूं।
बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था। प्लॉट द रीजन, थोड़ा उसका मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वो नहीं है। मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 1 माइनस आयोटा इज ग्रेटर इक्वल देन पाई बाई 3। ठीक है, तो मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू 5, ये तो कंबाइनली बनाना है। ठीक है, एंड लिख दो इसमें बीच में। तो बस अब इसको कैसे बनाएंगे समझ लीजिए सभी लोग। मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 5, ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर विच लाइज ऑन और इनसाइड द सर्कल हैविंग रेडियस 5। तो ये वो सारे जेड है, अभी शेडेड कर देंगे बाद में अपन इसको। ठीक है, जैसा कि यहां पर अपन ने किया। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 1,1, 1,1 इनसाइड द सर्कल होगा, दिस पॉइंट इज 1,1। आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर इक्वल पाई बाई 6, तो यहां कहीं ये पाई बाई 6 होगा। आर्ग्यूमेंट ग्रेटर, तो इसके अकॉर्डिंग दीज ऑल आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, पाई बाई 6 या उससे ज्यादा। इसके अकॉर्डिंग ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल। सो फाइनली द required region is these are the points, also these are the points। कहां तक जाएंगे ये पाई बाई 6 जो इधर से, also on the part, तो ये पूरा वो पोर्शन है जो आपका शेडेड हो जाएगा। अगेन इसका एरिया वगैरह इस तरह से हमसे ये पूछ सकता है। क्लियर है सभी को ये? ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, तो लिखिए उसको नेक्स्ट एग्जांपल। Find the all complex number z which satisfy argument of z equal to pi by 4 and mod z plus minus z plus 3 minus iota which is equal to 4। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि हमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड करने जो इसको और इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? कोऑर्डिनेट का वो क्वेश्चन हुआ। एक लाइन दे रखी है और एक सर्कल दे रखा है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। बट आपको ध्यान होना चाहिए कि ये एक लाइन नहीं है, ये एक रे है। तो आप इसमें हल्का सा प्लॉट कीजिए। प्लॉट करने के बाद आपको पता लगेगा कि 2 पॉइंट आएंगे, एक आएगा, हो सकता है लाइन टच करे, हो सकता है लाइन आउटसाइड रहे। क्लियर? और ये लाइन भी नहीं है इवन, ये तो रे है। ठीक है, तो समझ में आ गया? इधर बना रहा हूं इसको। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो सबसे पहले मैं सर्कल प्लॉट कर लेता हूं, फिर रे प्लॉट करते हैं। तो सर्कल में सेंटर क्या आएगा, ये बात समझ रहे हैं? तो यहां पर आ जाएगा आपका जेड माइनस 3 प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू 4। जेड माइनस जेड नॉट लिखना पड़ता है। तो सेंटर हो गया -3,1। तो यहां कहीं -3,1 अपन ने प्लॉट कर दिया। दिस इज -3,1, ये अपन ने यहां पर इसको प्लॉट कर दिया है। रेडियस कितनी है? 4, तो -3 तो 4 यहां कहीं आएगा आपका, इधर भी आपका 1 है तो यहां नीचे तक आएगा। इस तरह से ये एक रफली सर्कल बन जाएगा। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। अब इन्होंने कहा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई 4, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहां से एक रे स्टार्ट हो रही है जो इधर जाएगी। सो यस वी हैव 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 नहीं आएंगे, 1 आएंगे कि ये दोनों इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं। तो ये पॉइंट कैसे निकाले हैं? नाउ दिस इज द लाइन y इक्वल टू एक्स एंड दिस इज द सर्कल x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो y की जगह x रख दो, सॉल्व कर लो। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, बट हमें बाय द डायग्राम पता लग रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब x और y दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो इसलिए ये देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट लाइन और इसको सॉल्व करके कोई सा भी आंसर दिख रहे, 1 आएगा या 2 आएगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हो जाएगा अभी क्वेश्चन कंप्लीट सभी से, तो नोट कर लीजिए इसको सब। ठीक है बच्चों, थ्योरी में आज इतना ही है। होमवर्क नोट कर लीजिए आज का। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 C5, 1 पार्ट 2 C5 8 9 D6 7 9, 1 पार्ट 3 फर्स्ट मैच द कॉलम,
2 पार्ट 1 क्वेश्चन 6, 2 पार्ट 2 13, 2 पार्ट 3 7 8 9। क्लियर? तो ये आपको आज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।